वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट और नेट से रिलेटेड फर्स्ट पेपर का जो चैप्टर है राज्य शासन और प्रशासन उच्च शिक्षा। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैकाले की शिक्षा नीति है, जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति को बदल दिया। मैकाले की समिति को भारत के लिए शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए काम दिया गया था और इन्होंने जो पारंपरिक प्रणाली था उसको बदल दिया। मैकाले ने भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए तथा पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने एक शिक्षा नीति को प्रस्तावित किया। लॉर्ड मैकाले का जो नाम है, ओरिजिनल नाम है, उसका नाम है थॉमस बैबिंगटन, जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है। भारत की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जनक है और संस्थापक है वो लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि लॉर्ड मैकाले वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जनक और संस्थापक हैं। लॉर्ड मैकाले की जो नियुक्ति है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मार्च 1935 में किया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये बताया गया था कि जो शिक्षा है उसमें जो एक बड़ा वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसको शिक्षित किया जाए तथा जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको शिक्षित किया जाए, लेकिन जो निम्न वर्गीय परिवार है उसको शिक्षा ना दिया जाए तथा भारत में एक अंग्रेजी माध्यम की एक ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए ताकि अंग्रेजों का जो एक कार्य है वह भारतीयों के द्वारा कम भुगतान राशि में हो सके। इस तरह से मैकाले की जो शिक्षा नीति है ये भारत के लिए काली नीति के नाम से भी जाना जा सकता है। फिर इसके बाद आता है वुड का डिस्पैच नीति। ये शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता चार्ल्स वुड को दिया गया और उन्हीं के नाम पे 1854 में वुड का डिस्पैच नीति बनाई गई। इसमें इन्होंने सबसे पहले स्त्रियों के लिए शिक्षा का उल्लेख किया तथा इन्होंने भारतीय शिक्षा पर विचार किया और उसके संबंध में सिफारिश किया। उस समय चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। इनकी जो सिफारिशें थी कि जो पाश्चात्य शिक्षा कला, वुड ने शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार किया। वुड ने सबसे पहले ये बताया कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तो होनी चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा में देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। उनमें जिला स्तर पर भी कॉलेज और स्कूल खोलना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इन्होंने महिला शिक्षा को सबसे पहले प्रोत्साहन किया। अगर प्रश्न ये आए कि भारत की शिक्षा नीति में सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किसने दिया, तो वो है वुड का डिस्पैच नीति, जो कि 1854 में हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को भी प्रोत्साहन करना चाहिए और उनके लिए अनुदान सहायता राशि देनी चाहिए। कंपनी ने 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में कई सारे शिक्षा संबंधित योजनाओं पे काम किया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पे 1857 में वुड के डिस्पैच नीति के आधार पर ही कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, जिसका मुख्य कार्य था विश्वविद्यालय में की जो कार्य योजना है उसको स्थापित करना और परीक्षाओं को संचालित करना। इसके बाद आता है हंटर आयोग। 1882 में ये हंटर एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस समय जो वाइसराय थे वे थे लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपेन द्वारा देश में उस समय मौजूद शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया गया और सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए गए। हंटर आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना या उसके विकास के लिए सुझाव देना, भारतीय शिक्षा जगत में जो मिशनरियों द्वारा स्कूल संचालित हैं उनके महत्व का पता लगाना तथा राजकीय शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना तथा यह निर्णय लेना कि उनको चलने दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। 1880 में लॉर्ड रिपेन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसे हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारतीय शिक्षा आयोग बोले तब भी हंटर आयोग, और हंटर आयोग का मतलब ही होता है भारतीय शिक्षा आयोग। जो चूंकि हंटर उस आयोग के अध्यक्ष थे इसलिए इनके नाम पर हंटर कमीशन या हंटर आयोग पड़ा। हंटर आयोग ने वुड का जो घोषणा पत्र था, डिस्पैच था, जो कि 1854 में आया, उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई इसकी समीक्षा हंटर ने किया था और इसको उन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग का नाम के आधार पे उन्होंने प्रस्तावित किया था लॉर्ड रिपेन के सामने। इसके बाद आता है विश्वविद्यालय आयोग, जिसे रैले आयोग भी कहा जाता है। रैले आयोग ने भी विश्वविद्यालय में प्राथमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल में किस तरह से अंग्रेजी माध्यम का विकास होना चाहिए, उनको किस तरह से लागू करना चाहिए, इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया। इस समय वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। विश्वविद्यालय आयोग को रैले आयोग भी कहते हैं या रैले कमीशन भी कहते हैं। इनके आधार पे विश्वविद्यालय एक्ट 1904 में आया। विश्वविद्यालय एक्ट जो 1904 में आया, इसके आधार पे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी इंडिया में, उसकी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लाए थे। उस एक्ट में ये बताया गया था कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के अंदर में ही पूरी यूनिवर्सिटी काम करेंगी। एक्चुअल में उस समय अपने भारत देश में स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संग्राम चल रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता का जो संग्राम है ये विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की मदद के लेकर और उग्र हो जाए। इसको देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने एक चाल चली और एक ऐसा एक्ट लाया जिसके आधार पे ये बताया गया कि जो यूनिवर्सिटी है वो भारत में जितनी सारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है वो सब गवर्नमेंट के अंदर में रहेगी। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी थे कि इसमें लेबोरेटरीज को काफ़ी इम्प्रूव किया गया, रिसर्च की क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया गया। फिर इसके बाद आता है सैंडलर आयोग 1917। इसमें शिक्षा संबंधी जो सरकारी प्रस्ताव थे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की उन्नति एवं विस्तार के लिए एक आयोग बनाया गया जो सैंडलर आयोग है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच भी किया था। इसके जो उद्देश्य थे कि विश्वविद्यालय शिक्षा में कुछ संरचनात्मक बदलाव होने चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत सैंडलर ने ही किया था। आयोग ने महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान और तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया था। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। फिर आता है हार्टोग समिति। इसका गठन 1929 में किया गया, जो कि भारतीय परिनीति आयोग ने सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में किया था। शिक्षा के विकास पर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। हार्टोग समिति में प्राथमिक शिक्षा के महत्व की बात की थी। हार्टोग भारतीय शिक्षा को पहले से ही जानते थे क्योंकि वो ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय का 1917 में सदस्य भी रह चुके थे। हार्टोग ने भारतीय शिक्षा की नीति, प्रशासन और स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया।
इसके बाद उन्होंने 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया था। सार्जेंट आयोग आया, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी भी कहते हैं, कमीशन नहीं, ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, जो कि 1944 में आया। सार्जेंट योजना के अंतर्गत ही 6 से 11 वर्ष के हर भारतीय बच्चे को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का जिम्मा ब्रिटिश भारतीय सरकार का होना चाहिए। यह सार्जेंट ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति के सामने रखा गया और इसको मंजूरी भी दे दी गई थी। सार्जेंट आयोग के कारण ही आज जो विश्वविद्यालय आयोग है वो सार्जेंट आयोग का ही एक परिणाम है। सार्जेंट रिपोर्ट 12 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें से पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दी जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। फिर यह विश्वविद्यालय आयोग सेकंड, चूंकि सार्जेंट आयोग को एक विश्वविद्यालय आयोग प्रथम भी कहा जा सकता है, तो विश्वविद्यालय आयोग सेकंड जो 1948 में आया, इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। इन्होंने ही बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा या विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करना चाहिए। राधाकृष्णन आयोग के माध्यम से ही यूजीसी का गठन किया गया, जो कि 1956 में अपने मूर्त रूप में, वास्तविक रूप में आया। इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। फिर लास्ट में है मुदालियर आयोग, 1952 में आया। ये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से इन्होंने बल दिया। ये विश्वविद्यालय आयोग और मुदालियर आयोग ये दोनों स्वतंत्र भारत के ये आयोग थे। इसके पहले के जितने सारे आयोग हैं वो सब भारत के स्वतंत्र होने के पहले के थे। मुदालियर आयोग 1952 में आया। इसके बाद और बहुत सारे, जैसे कोठारी आयोग आया जो 1964 में, फिर जो प्रथम नई शिक्षा नीति आई 1968 में, उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके समय में स्वतंत्र भारत का प्रथम न्यू शिक्षा नीति आई। फिर द्वितीय न्यू शिक्षा नीति 1986 में आई, जिसको 1952 में सुधार करके प्रेषित किया गया। इनमें से स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा योगदान है कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 10+2+3 योजना को क्रियान्वित किया। कोठारी आयोग के आधार पर ही बीएससी को 3 साल तथा 11-12 को 2 साल में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। मास्टर डिग्री को 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया था कोठारी आयोग ने ही। वर्तमान में 1917 में एक नई शिक्षा नीति आयोग कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में बनी, जो कि 29 जुलाई 2020 को अपने मूर्त रूप में आया। और इस समय वर्तमान में नई शिक्षा नीति तृतीय, स्वतंत्र भारत का तृतीय नई शिक्षा नीति लागू है। तो इस तरह से हमने मुख्य जो उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग थे, एक्ट थे, उनको हमने डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।